नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स को, यानी कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट को। आपके प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे थे आज उनको रखेंगे साइड में, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आज बात करने वाले हैं, जो कि है क्लास 11th का आपका कॉन्सेप्ट, कक्षा 11 का आपका कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं वेक्टर्स यानी सदिश। सदिश में अभी भी काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है 12th में, क्योंकि पिछली क्लास में क्या पता आपने ध्यान से समझा नहीं, या फिर आपको समझाया नहीं गया, या फिर आप उसे अब तक भूल चुके हैं। लेकिन सदिश वाला जो कॉन्सेप्ट है, वेक्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके पास थ्रू आउट द फिजिक्स चलने वाला है। तो एक बार आज की क्लास में सदिश को अच्छे तरीके से करते हैं एनालाइज, डिटेल में उसको पढ़ते हैं, ताकि हमारी आगे आने वाली क्लासेस में जब जब सदिशों की बात होगी तो हमें चीजें पता रहेंगी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसकी हेडिंग पुटअप कर दीजिए वेक्टर्स। उसकी हेडिंग पुटअप कर दीजिए वेक्टर्स, यानी सदिश राशियां। देखिए स्टार्टिंग से बात करें तो राशियां जो है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप। भौतिक राशियां हमने पढ़ा है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप। नंबर 1 जिन्हें हम कहते हैं मूल यानी कि फंडामेंटल भौतिक राशियां, और नंबर 2 जिन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न यानी कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अगर राशि है, भौतिक राशि है, दो प्रकार की है। एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको निरूपित करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसको निरूपित करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि उसका आंकिक मान, और उसके साथ उसका मात्रक। बस ये दो चीजें हमको चाहिए होती है। हमको क्या चाहिए होता है? किसी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए उसका आंकिक मान और उसका मात्रक। जैसे सपोज मैं बात करूं आपसे द्रव्यमान की, मास की, तो मास आप बोलेंगे 10 किलोग्राम या 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, है ना। लंबाई की, लेंथ की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 250 किलोमीटर। तो मतलब अगर आप किसी भी भौतिक राशि को समझा रहे हैं, उसके लिए आपको दो चीजें मुझे बतानी आवश्यक है। एक तो उसका आंकिक मान, दूसरा मात्रक। लेकिन कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनकी कहानी सिर्फ इतने से नहीं चल पाती। जिनकी कहानी सिर्फ इतने से नहीं चल पाती, जिनकी कहानी सिर्फ इतने से चल जाती है, उनको हम अदिश भौतिक राशियां कहते हैं, अदिश राशियां। और दूसरी होती है सदिश राशियां। मतलब आप कहते हैं कि सदिश राशियों में आप जो है राशि का यानी फिजिकल क्वांटिटी का परिमाण तो दोगे, उसका मैग्नीट्यूड तो दोगे, है ना। आंकिक मान और मात्रक मिलकर के क्या बनाते हैं? परिमाण बनाते हैं। लेकिन साथ साथ में उसके साथ दिशा भी होगी, दिशा का निरूपण भी होगा। जैसे सपोज एक ये वस्तु है, अब हम इस पर बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। सो बल यहां से भी लग सकता है, यहां से भी लग सकता है, यहां से भी लग सकता है, और यहां से भी लग सकता है। बल जो है किसी भी तरफ से लग सकता है। हर तरफ से बल लगेगा तो हर तरफ से अलग अलग जो होगा हमको चीज देखने को मिलेगी, अलग अलग घटना देखने को मिलेगी। समझ रहे हो? जैसे आपके घर में सपोज कोई गाड़ी है, अगर आप गाड़ी को पीछे से धकेलोगे तो आगे जाएगी, आगे से धकेलोगे तो पीछे जाएगी, है ना। तो बल जो है वो दिशा पर निर्भर है, इसीलिए वो सदिश राशि है। तो समझ में आ गया राशियां जो है किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। दो प्रकार की राशियां होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। अब जो सदिश अदिश राशि है वो तो सिंपल हमारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर मैं जोड़ूंगा, जैसे 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है, 5 किलोग्राम का द्रव्यमान है, इनको जोड़ो तो 7 किलोग्राम का द्रव्यमान बन जाएगा, है ना। सिंपल है, मतलब कि इनको जोड़ने घटाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, अदिश राशियां कौन कौन सी होती है? अदिश राशियों के ऊपर बात की जाए आपकी, तो जो मुख्य आपकी अदिश राशियां हैं वो हो गया, जैसे द्रव्यमान हो गया, है ना, दूरी हो गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, गहराई, त्रिज्या हो गई। ये सारी की सारी क्या हो गई? आपकी अदिश राशियां हो गई। सदिश राशि जैसे कार्य, इसमें और अगर बात करें तो कार्य, वर्क क्या है? अदिश राशि है। सदिश राशि की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, तो सदिश राशि में हमारे पास आ जाता है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। इसके अलावा वेग हो गया, त्वरण हो गया, है ना, बल हो गया। ये सभी के सभी क्या है? सदिश राशियां। मतलब कि जब जब मैं इन राशियों को बताऊंगा तो मुझे इसके साथ दिशा, परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। पहली बात तो ये क्लियर हो गई।
दूसरी चीज मैंने क्या बताया, अदिशों के साथ आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि अदिश को जोड़ना, घटाना, गुणा करना बहुत आसान होता है। लेकिन सदिशों के साथ समस्या होने वाली है। तो सदिशों में ही आपको दिक्कत आती है, सदिश को आपको जोड़ना घटाने में दिक्कत आती है ना। तो सदिश को हम निरूपित कैसे करें? एक सदिश को हम लोग ऐसे निरूपित करते हैं, एक एरो के द्वारा, एक तीर के द्वारा। ठीक है, एक तीर के द्वारा हम एक सदिश को निरूपित करते हैं। तो ये जो सदिश की ये लंबाई होती है तीर की, ये होता है सदिश का परिमाण यानी कि उसका मैग्नीट्यूड। ये किसको निरूपित करता है? परिमाण को यानी कि मैग्नीट्यूड को। और जो इसका एरो होता है, तीर जिस दिशा में होता है वो इसकी दिशा को निरूपित करता है, डायरेक्शन। तो क्या हो गया? सदिश हो गया। जैसे सपोज हम यहाँ पर बात करें, एक सदिश बनाता हूं, ये क्या है? एक सदिश है, और इसकी जो लंबाई होगी वो इसका परिमाण होगा, और इसकी जो दिशा जिस तरफ ये जा रहा है वो इसकी दिशा होगी, है ना। अब हम बात करते हैं, सदिश को निरूपित कर दिया, सदिश का परिमाण हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से, है ना, या तो सिंपली ए लिख करके भी दिखाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर दो सदिश हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारा डिस्कशन आज का है, वो दो सदिश हैं, तो उनको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और क्या क्या चीजें उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो एक सदिश ये है और एक सदिश ये है। सपोज ये जो हो गया, ये सदिश ए है, और ये वाला जो सदिश है ये सदिश बी है। ठीक है, सपोज अब ये सदिश ए तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन ये सदिश बी जो है ये मुझे किसी कोण पे दिख रहा है। सपोज ये एंगल जो है, मैं मान लेता हूं इसको थीटा कोण है। कितना कोण है? थीटा। ठीक है, थीटा एंगल पर है, और थीटा एंगल पर ये सदिश बी है। सदिशों में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सदिश को उठा करके पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। पैरेलली उठा करके कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, मतलब मैं इस सदिश को ऐसे 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 कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लाया और थोड़ा सा ऊपर ले गया, यहां पर मैंने इसको रख दिया। इस पूरे सदिश को उठा करके मैं यहां पर ले आया। देखा आपने क्या हुआ? सदिश को पैरेलल घुमाना में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्या नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, इसको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं घुमा सकते। ठीक है, ऐसे घुमाना गलत होगा। आप इसको इसकी पोजीशन से उठा करके ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जा सकते हो, समांतर। ठीक है, पैरेलली आप इसको मूव कर सकते हो। तो मैंने ये कर दिया। अब यहां पर जब मैं इसे ऐसे ऐड कर लेता हूं, तो यहां पर एक जो है ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल। तो यहां पर हमारे पास एक नियम आता है जिसे हम कहते हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सबसे पहला नियम यही है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, हम दोनों सदिश को कैसे लगा देते हैं, एक सदिश को, दोनों सदिशों को चिपका देते हैं, और ऐसे चिपकाते हैं, एक सदिश का जो ये हेड है, ये जो तीर वाला भाग है ना, इसका हेड है, और ये इसका टेल है, पीछे वाला भाग, और ये इस वाले सदिश का हेड है, बी सदिश का, और ये बी सदिश की टेल है, पूंछ है। तो हम क्या करते हैं, हेड से टेल मिला देते हैं, एक सदिश के हेड से दूसरे सदिश का टेल मिला देते हैं, इस प्रकार से हम उसको रख देते हैं। ये समझ में आया? एक के सिर से दूसरे की पूंछ मिला देनी है, इस प्रकार से उसको रख देना है। जब आप ऐसे रख देंगे तो हमारे पास एक त्रिभुज बनेगा, जो दो भुजाएं तो हमारे पास हो गई ना, तो जो तीसरी भुजा होगी, अच्छा इसको आप ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसे नहीं रख सकते। अगर एक सदिश ऐसे है तो दूसरा ऐसे होना चाहिए, क्रम जो है उसका ये रहना चाहिए। ठीक है, तो जो तीसरी भुजा होगी वो हमारा किसको निरूपित करेगी? तीसरी भुजा हमारा जो इनको जोड़ करके आएगा उसको निरूपित करेगी। मतलब कि ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा, ये वाली साइड क्या होगी? इन दोनों का जोड़ होगी, a प्लस बी, सदिश a और b का जोड़ के बराबर होगी, और इसको हम r से निरूपित करते हैं। इसको हम कैसे निरूपित करते हैं? r से। लेकिन ध्यान रखना कि ये वाला सदिश लिया है, इसको हम ऐसे नहीं ले सकते, ऐसे नहीं लेंगे, इट विल बी रॉन्ग। हम इसको कैसे लेंगे? इसकी डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है, ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पहला सदिश ऐसे, दूसरा सदिश ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसे, परिणामी ऐसे। पहला सदिश ऐसे, ठीक है, दूसरा सदिश ऐसे, तो परिणामी ऐसे। ऐसे में नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का।
तो ये हो गया हमारा परिणामी। इस तरीके से हम लोग जो है त्रिभुज नियम में परिणामी निकालते हैं, ए और बी को इस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बताएं कैसे जोड़ना है, पहले दोनों सदिश को उठा करके ऐसे रख देना है कि एक का सिर दूसरे की पूंछ से मिल जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो तीसरी भुजा, जो ट्रायंगल बन रहा होगा, एक ट्रायंगल बनाना है, जो ट्रायंगल की दो भुजाएं तो दो सदिश हो गई, एक ये सदिश हो गया एक, तो जो तीसरी भुजा होगी वो क्या होगी, वो इन दोनों का योग होगी, इन दोनों का एडिशन होगी, ये वाला, ठीक है। समझ में आ गया। सो ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। अब इसमें सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज आपसे बोल दिया कि जैसे आपको एक सदिश दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और एक वेक्टर बी दे रखा है, ऐसे एक वेक्टर ए दे रखा है और एक वेक्टर बी दे रखा है। तो वेक्टर ए आपको दे रखा है सपोज कुछ भी यूनिट 5 न्यूटन दे रखा है, और वेक्टर बी आपको दे रखा है सपोज 3 न्यूटन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो वेक्टर ए और बी का एडिशन है, वो वेक्टर ए और बी का एडिशन जो है उसको कैसे करना है, आपको पहले ये वाला वेक्टर उठाना है और इसकी जो पूंछ है वो यहाँ पर लगानी है इसके साथ, ठीक है। सो अब आप क्या कर सकते हैं, जो तीसरी भुजा होगी, थर्ड साइड होगी, तो देखो ऑर्डर कैसे चल रहा है, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। ऑर्डर कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे में नहीं होगी, रिजल्टेंट ऐसे में नहीं होगा, ऐसे में होगा, उल्टा होगा, ध्यान रहेगा इस बात का। देखो छोटी सी बात है, समझने के लिए दिमाग में इसको बिठाओ तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इसका रिजल्टेंट होगा, इसको आप फाइंड आउट कर लेना। सो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर जो भी थीटा होगा वगैरह उस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक था, ठीक है। अभी हम और एक और नियम देख रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग उस नियम से करते हैं। ये ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया, इसको उतार लो, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको सेम चीज को देखो, ये तो हम समझ में आ गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये वाला नियम देखो, इसमें क्या है, मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही अपना काम कर लूंगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही अपना जो दूसरा नियम है उसको बना लेंगे। देखो कैसे होता है, यहां पर देखो ये वाला वेक्टर जो है मैंने उठा करके अब की बार ऐसे मिलाया, आपने बोला सर मैंने तो इसकी पूंछ से पूंछ मिला करके इसको रख दिया, आपने हेड से हेड बोला था, लेकिन मैंने पूंछ से पूंछ मिला करके इसको रख दिया। इस बीच वाले पार्ट को गायब कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे रख दिया है, ठीक है। अभी इसको भी गायब कर देते हैं। सो ये जो एंगल थीटा था वो कहां जाएगा, कौन सा एंगल होगा, थीटा कौन सा एंगल होगा जरा बताइए मुझे। थीटा एंगल होगा ये वाला, थीटा एंगल होगा ये वाला, ठीक है। और ये कौन सा सदिश है, ये है सदिश बी, ठीक हो गया। सो जो रिजल्टेंट है वो कहां से जाता हुआ हमको दिख रहा है, रिजल्टेंट की पोजीशन तो वही रहेगी ना। रिजल्टेंट मैंने क्या करा है, पैरेलल शिफ्टिंग तो हमने बोला अलाउड है, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया है, मतलब जो रिजल्टेंट है वो तो ऐसे ही रहेगा। समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे हैं, तो रिजल्टेंट तो ऐसे ही रहेगा। अब थोड़ा सा इसमें एक काम करता हूं, यहां पर मैं इसको यहां मिला देता हूं और इसको यहां मिला देता हूं, ये यहां पर एक शेप बनेगी, उस शेप का आप मुझे नाम बताना कौन सी शेप है, और उसी नाम पर हम जो है इस नियम का नाम भी रखते हैं। तो ये कौन सी शेप आपको बनती हुई दिख रही है डियर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये आपको एक पैरेललोग्राम यानी कि एक समांतर चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा होगा, है ना, समांतर चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा होगा। और अगर मैं यहां से देखूं तो ये रिजल्टेंट जो है यहां पर जाकर मिलेगा। समझ में आया, ये देखो ये समांतर चतुर्भुज है, इसको मैं नाम दे देता हूं, इसके साइड्स को एम एन ओ पी, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया, हमने जो ट्रायंगल लॉ था वही समांतर चतुर्भुज नियम बन गया। बस हमने क्या करा, बी जो दोनों सदिश थे बी और ए को, ये देखो बी और ए को इस बार कैसे मिला दिया, दोनों की टेल से टेल मिला दी, दोनों की टेल से टेल मिला दी, पूंछ से पूंछ मिला दी। समझ रहे हो। तो यहां पर हमको क्या पता लगा कि अगर मैं दो सदिशों को ऐसे रखूं, दो वेक्टर्स को ऐसे रखूं कि दोनों की पूंछ से पूंछ मिली हो, दोनों टेल से टेल मिले हों, तो यहां पर अगर वो इस तरीके से टेल से टेल मिले हों और उनको मैं ऐसे एज्यूम करूं, ऐसे मानूं कि वो एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को निरूपित करें। कौन सी भुजाएं,
संलग्न भुजाएं, एक के साथ एक भुजा, ये वाली भुजा के साथ ये वाली भुजा, ऐसा ना हो कि ये वाली भुजा ये वाली भुजा, ये तो विपरीत भुजा हो गई ना, है ना। संलग्न भुजाओं को, एडजेसेंट साइड्स को अगर वो डिनोट करें तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा यानी परिणामी होगा, वो ठीक विकर्ण से होता हुआ जाएगा। कहां से? विकर्ण से होता हुआ जाएगा। ठीक है, ये डायगोनल होता है ना, ये समांतर चतुर्भुज है, देखो इसका एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, तो ये वाला विकर्ण नहीं लेना है। कौन सा वाला लेना है? जो उनके पूंछ से, जो उनके जहां पर वो दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं जिस बिंदु पर, वहां से निकलता हुआ जो विकर्ण होगा वो निरूपित करेगा किसको? वो निरूपित करेगा उसके रिजल्टेंट को। आ गई है समझ में बात? आई होप ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक तो ये तरीका हो गया, अब हम इसके लिए जो है एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है, आर को कैसे मेजर करना है। तो आप उसके लिए क्या करो, आप उसके लिए सिंपली एक यहां से परपेंडिकुलर एक लंब को ड्रॉ करो। ठीक है, एक लंब को आप ड्रॉ करो। चलिए डिराइव करके दिखा रहा हूं, ठीक है, समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। दिक्कत यह है बस कि हम लोग भूल चुके हैं उन बातों को, या फिर हमने पढ़ा नहीं होगा, हमने उतने ध्यान से नहीं देखा होगा चीजों को। ये मैंने क्या करा, लंब खींचा यहाँ पर, इसको मैं नाम दे देता हूं एम एन, सॉरी यहाँ तो इसको तो मैं ओ ए नाम दूंगा, ओ ए ओ बी, ठीक है, और ये हो गया एम एन। तो देखो जरा ध्यान से, हमारे पास एक ट्रायंगल है ओ एम एन, ओ एम एन, ये रहा ओ, देखो ये रहा ओ, फिर ये गया एम, ये रहा एन। ये कैसा ट्रायंगल है? ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम एन में मैं लगा सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। डेरिवेशन दिखा रहा हूं, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, मुश्किल नहीं है। सो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर हो गया। सिंपल सी बात है। अब मैं देखो ओ एन को क्या लिख सकता हूं, ओ एन तो यहां से लेकर यहां तक है ना, तो बीच में ए भी है, तो ओ एन को मैं लिख सकता हूं ओ ए प्लस ए एन, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ओ एन को मैं क्या लिखूंगा, ओ ए प्लस ए एन। तो ओ एन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ओ ए प्लस ए एन। तो ओ एन का होल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम एन स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है ना। तो यहां पर देखो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर मुझे होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से एम एन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा ए एम स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, है ना। तो एम एन स्क्वायर की ये वैल्यू मैं यहां पुट कर ले रहा हूं, ये हो जाएगा ओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, ठीक है। और एम एन स्क्वायर को हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, ए एम स्क्वायर प्लस माइनस ए एन स्क्वायर। अभी अभी हमने वैल्यू निकाली थी एम एन स्क्वायर की, समझ में आ गया। ये एम एन स्क्वायर की वैल्यू ये है, और ऊपर जो स्क्वायर का एक्सपेंड करके आया वो वैल्यू ये है। कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन जो है खुद से भी करना, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। अब देखो ए एन स्क्वायर प्लस का ए एन स्क्वायर माइनस का कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अब ए एम स्क्वायर देखो, ए एम जो है वो किसके इक्वल होगा, ए एम जो है वो किसके इक्वल होगा, देखो ए एम जो है वो इस ओ बी के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है, तो ये समांतर चतुर्भुज है ऐसे, तो इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं ओ एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 ओ ए और ए एन यहाँ पर बच जाएगा, प्लस 2 ओ ए और ए एन यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, ओ एम की वैल्यू क्या है, अच्छा ए एन की वैल्यू फाइनल हम निकाल लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू देखो, ए एन इज इक्वल टू के लिए हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, ए एन एम, राइट एंगल ट्रायंगल ए एन एम, इसमें मैं क्या कर लेता हूं, इसमें मैं कॉस थीटा लगा देता हूं। अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा लगा देता हूं। देखो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना, समांतर चतुर्भुज है क्योंकि पैरेलल साइड्स है। तो
थीटा एंगल से मैं यहां पर क्या बता सकता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस बराबर कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा ए एन और कर्ण क्या होगा ए एम। लेकिन ए एम हमने अभी अभी देखा कि जो ए एन है, ए एम है वो किसके बराबर है, ओबी के बराबर। तो ए एन इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ओबी कॉस थीटा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो ए एन की जगह मुझे क्या लिखना है, ओबी कॉस थीटा, ये वैल्यू भी इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर। सो हमारे पास जो फॉर्मूला का फाइनल शेप आ रहा है वो आ रहा है ओ एम इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस 2 OA, और ए एन की जगह क्या आएगा, ओ बी कॉस थीटा। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे। देखो ओ एम की वैल्यू क्या है, ओ एम तो ये बीच वाली लाइन है, ये किसके बराबर है, आर के बराबर है ना, ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो ओ एम की जगह क्या रख देंगे, आर का स्क्वायर। ओ ए जो है यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर। ऐसे ही ओ बी देखो, ओ बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर। और 2 OA, ओ ए की जगह क्या आएगा भाई, ए आएगा, ओ बी की जगह क्या आएगा, बी और कॉस थीटा। ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड, परिमाण। जो परिणामी होगा दो सदिशों को जोड़ करके जो आएगा आंसर, उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। समझ में आया। तो इस इन शॉर्ट हम लोग यहां पर ये लिख सकते हैं, इन शॉर्ट यहां पर ये लिख सकते हैं कि अगर मैं दो सदिशों का योग करूंगा, दो सदिशों का योग भी क्या होता है, एक सदिश होता है, ये बात पता है आपको, सदिश होता है। अगर दो सदिशों को जोड़ूंगा तो वो भी क्या आएगा, एक सदिश आएगा। अगर ए और बी को जोड़ करके मैं ये बोल रहा हूं, ए और बी दो सदिश है जिनको जोड़ करके आर आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, तो जो आर है उसका परिणाम, आर का मैग्नीट्यूड, आर का परिमाण कैसे निकालेंगे हम लोग, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा से निकालेंगे। ये बात हमें अभी अभी पता लगी, ठीक है ना। और आर की जो दिशा होगी, तो दिशा के लिए हम क्या करेंगे, दिशा के लिए हम स्पेसिफिकली हम ये मानेंगे, सपोज ये वाला एंगल अल्फा है, तो ए के साथ कितने डिग्री के कोण पे आर है वो हम बता सकते हैं, ए के साथ कितने डिग्री के कोण पर आर है वो हम बता सकते हैं। उसके लिए हम tan अल्फा लगाएंगे, tan अल्फा लगाएंगे, ठीक है। ये नीचे का काम मैं हटा देता हूं, यहां पर हम लोग बात करते हैं दिशा की, ठीक है। tan अल्फा से देखो, tan अल्फा अगर मैं अप्लाई करूंगा इसमें, tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mn अपॉन on, है ना, लंब बटे आधार। mn क्या है, mn हमने अभी अभी निकाला था कुछ टाइम पहले ही, a sin थीटा आया था हमारा। mn क्या आएगा हमारा, देखो यहां पर sin थीटा लगा लो अगर नहीं याद है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है mn, कर्ण क्या है am, am जो है किसके बराबर है, b के बराबर। तो mn क्या आ गया हमारा, b sin थीटा, ठीक है। सो mn क्या आ गया, b sin थीटा। अब OA देखो, OA क्या है, ON क्या है, ON जो है उसको मैं लिख सकता हूं OA प्लस AN, और AN की वैल्यू तो हमने यहां पर लिखी है OB cos थीटा, है ना। सो AN की जगह पे क्या लिख देता हूं मैं, B cos थीटा, OB किसके बराबर है, B cos थीटा। तो ये आ गया हमारे पास tan अल्फा का फॉर्मूला, tan अल्फा विल बी इक्वल टू B sin थीटा प्लस OA, और OA जो है, OA की जगह भी मैं A लिख लेता हूं क्योंकि OA जो है जिसका मैग्नीट्यूड A के बराबर है, सदिश A के। तो ये हमारे पास tan अल्फा का फॉर्मूला बना, मतलब कि मैं बता सकता हूं कि जो वेक्टर जो इसका परिणामी है वो A वेक्टर के साथ, सदिश A के साथ कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये तो रही हमारी डेरिवेशन। अब आप बोलेंगे सर डेरिवेशन कराए जा रहे हो, है ना, कुछ हमको प्रैक्टिकल करके भी दिखाओ। तो एक दो क्वेश्चन हम जल्दी से लेते हैं, जल्दी से एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और आप लोग भी मेरे साथ फॉलो कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर सपोज दो बल हमें दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से, दो बल दे रखे हैं, एक बल ऐसा है, एक बल ऐसा है, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, 10 न्यूटन परिमाण है। तो आपसे पूछा जा रहा है F1 और F2 का परिणामी बताइए, F1 और F2 का रिजल्टेंट बताइए। तो F1 और F2 को जोड़ करके मैं सपोज बोलता हूं कि R आता है, ठीक है, और R निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है R स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर। अब A और B यहाँ पर क्या है, दो सदिश है, दो सदिश कौन कौन से यहाँ पर, F1 और F2। तो F1 का स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर,
प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। सिंपल। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जल्दी से, F1 की वैल्यू 10 का स्क्वायर, F2 की वैल्यू 10 का स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या परिमाण है, बस परिमाण रखना है आपको, और परिणाम रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है। 2 F1 कितना है 10, F2 कितना है 10, cos थीटा cos 60। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 200, और cos 60 कितना होता है 1/2। cos थीटा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से कट जाएगा 100 बार। ठीक है, तो आ जाएगा 300, आर स्क्वायर बराबर 300, आर बराबर अंडर रूट 300, अंडर रूट 300 से आप देखेंगे 10 अंडर रूट 3 10 अंडर रूट 3 न्यूटन इसका आंसर आ रहा है। तो जो परिणामी बल है वो कितना है 10 अंडर रूट 3 न्यूटन है। दिशा की बात कर लो, अल्फा की बात कर लो, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हमारे पास 10 अल्फा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है भाई, 10 अल्फा इज इक्वल टू है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए की जगह क्या आ जाएगा F1 साइन थीटा। ठीक है, और फिर सॉरी बी साइन थीटा, फॉर्मूला क्या है भाई, सॉरी बी साइन थीटा मतलब F2 साइन थीटा। ठीक है, और ए प्लस बी कॉस थीटा मतलब कि F1 प्लस F2 कॉस थीटा। बस ये फॉर्मूला रख लो, ए और बी की जगह पे ना यहाँ पर F1 और F2 आ गए, बस सिंपली ए और बी की जगह पर यहाँ पर F1 और F2 आ गए हैं, समझ रहे हो। तो ये F1 है, ये F2 है, नीचे हम ए लेते थे ऊपर बी लेते थे, तो नीचे F1 ऊपर F2। चलो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, F2 कितना है 10 साइन थीटा मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2। ठीक है, F1 कितना है, F1 है 10, F2 कितना है 10, cos 60 कितना होता है 1/2। साइन 60 की वैल्यू रख देता हूं यहाँ पे अंडर रूट 3/2। इस 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, इससे कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ऊपर आएगा 5 अंडर रूट 3 अपॉन 10 और 5 15, 5 3 15, 1/√3। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। 10 की वैल्यू अंडर रूट 3 कब होती है, जब 10 की वैल्यू 30 होती है, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कहने का मतलब है कि ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा, ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा परिणामी ऐसे, वो तो एक तो इनके बीच से जाएगा, ये बात तो हमको पता है ना, क्योंकि अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बना लूं तो ऐसे कुछ जाता हुआ दिखेगा मुझे, और यहां पर जो एंगल होगा ए के साथ यानी F1 के साथ वो 30 डिग्री का एंगल, मतलब कि देख रहा हूं मैं सीधे सीधे दोनों के बीच से होकर जाता हुआ परिणामी मुझे दिख रहा है। समझ में आई है बात। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में जो बातें आपको बताएगी वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी। ठीक है, और आपने ध्यान दिया होगा क्लास में और नोट डाउन भी की होंगी चीजें, साथ ही साथ घर से उन चीजों को एक बार जरूर देख के लाएं। अगली क्लास में हम लोग अपने जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आई होंगी बातें। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस